अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की डिस्कशन है। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, वर्निक्स कैशियोजा स्पेशल सेक्रेशंस विच कवर्स द बेबी एट टाइम ऑफ बर्थ आर सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कौन से ग्लैंड्स हैं जो इन सेक्रेशंस को, जिन्हें हम वर्निक्स कैशियोजा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ें वार्निश अपीयरेंस रखती हैं और इसका मतलब भी चीज़ी ही होता है, तो इसलिए इसको हमने वर्निक्स कैशियोजा का है। ठीक है, ये किस ग्लैंड से सेक्रीट होती हैं? बेसिकली ये सिबेशियस ग्लैंड से ही सेक्रीट हो रही होती हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स की स्पेशल सेक्रीशंस को हम वर्निक्स कैशियोजा कहते हैं। उसके अलावा आपने सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में याद रखना है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि जो इनकी सेक्रीशंस होती हैं मोस्टली वो ऑयली सेक्रेशन सीबम होती है। सीबम जो होता है सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और उसका पर्पस क्या होता है? स्किन को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना और स्किन को लुब्रिकेट करना। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को डॉज करने के लिए होता है कि क्या ये किस तरह से ओपन होती हैं। तो ये डायरेक्ट भी ओपन हो सकती हैं स्किन सरफेस में, और ये हेयर फॉलिकल में भी, मतलब हेयर फॉलिकल की रूट में भी ओपन हो सकती हैं। दोनों तरह से ही बात ठीक है, डिपेंड करता है। अगर हम बात करें और ट्रांजिशन रीजन्स की, जहाँ पर सुपरफिशियल एपिथेलियम चेंज हो, जैसे लिप्स, आईलिड्स, निप्पल, लेबिया में जो माइनोरा और ग्लास पेनिस वगैरह, वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होती हैं हेयर फॉलिकल्स के, डायरेक्ट स्किन सरफेस पे अपनी सेक्रेशन को एक्सक्रीट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर क्या बनेगी? सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स की ही स्पेशल सेक्रीशंस को हम वर्निक्स कैशियोजा कहते हैं, जो बेबी बॉडी को कवर करती हैं। सेरिम्यूनस ग्लैंड्स का भी पता होना चाहिए आपको, स्वेट ग्लैंड्स का भी और मिबोमियन ग्लैंड्स का भी। जी, सेरिम्यूनस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेरिम्यूनस ग्लैंड्स बेसिकली वो ग्लैंड्स होते हैं, सेरिम्यूनस भी कहते हैं, सेरिम्यूनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो येलो पेस्ट्री सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल के ग्लैंड्स होते हैं ये। नॉर्मली तो ये कोई भी इशू क्रिएट नहीं करते, लेकिन अगर आपकी जो ये एक्यूमुलेशन हो रही है सेरुमिन की, वो जो प्रोड्यूस होती है पेस्ट्री सब्सटेंस येलोइश, उसे सेरुमिन कहते हैं। और सेरुमिन अगर ज़्यादा डीप एक्यूमुलेट हो जाए, उसकी वजह से हेयरिंग इंटरफेरेंस हो सकती है, आपको सुनने में मसला हो सकता है, जो हेयरिंग सेंस होगी वो कम हो सकती है। ठीक है, बाकी सेबेशियस ग्लैंड हमने डिस्कस कर लिया। स्वेट ग्लैंड क्या होता है आप सबको पता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें हम स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, ऐसे ही स्वेट ग्लैंड्स को स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। जैसे सेबेशियस ग्लैंड सैक लाइक या पियर शेप्ड होते हैं, इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डर्मिस या हाइपोडर्मिस में पड़े होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स भी डर्मिस में पड़े होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स का पर्पस सभी को पता होता है, बहुत इजी सी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और एपोक्राइन भी हो सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए एक्राइन जो होते हैं वो ज़्यादा थ्रू आउट द स्किन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, लेकिन एपोक्राइन जो होते हैं ये हर जगह पर एक्सक्रीट नहीं हुए होते, ये एक्जिला, एरियोलर रीजन्स और एनल रीजन्स में मौजूद होते हैं। और एक्राइन जो होते हैं इनकी साइट ऑफ ओपनिंग स्किन सरफेस होती है, जबकि एपोक्राइन की हेयर फॉलिकल्स होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और एक्राइन जो फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं, जिस सेक्रीशन को डिस्चार्ज करते हैं, उसमें आपके पास आ जाते हैं क्या? उसमें वाटर लिक्विड प्रोटीन होती है, मेनली उसमें वाटर आ जाता है, NaCl, यूरिया वगैरह। जबकि जो एपोक्राइन होता है उसमें विशियस और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सेक्रेशंस आ जाती हैं। ठीक है जी, ये मिबोमियम ग्लैंड रह गया। मिबोमियन ग्लैंड बेसिकली कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर ग्लैंड नहीं है, ये भी सेबेशियस ग्लैंड की ही एक स्पेशल टाइप है। ये आई लैशेज़ से एसोसिएट करता है और ये आइज़ के लिए कुछ लुब्रिकेटिंग सेक्रेशंस को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा न्यू ग्लैंड आ गया है। MCQ नंबर 2 देखिए, चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डर्मिस। जी, आप लोगों ने स्टूडेंट्स डर्मिस और एपिडर्मिस की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखनी है, क्योंकि इसमें से MCQ लाजमी पूछा जाता है। ऑफ कोर्स ही बात है, स्किन की अनाटमी ही तब आप पढ़ सकते हैं जब आपको लेयर्स पता होंगी। स्किन की अनाटमी तभी कंप्लीट होती है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की, जब आपको स्किन की लेयर्स पता हों कि सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, उससे नीचे हाइपोडर्मस होती है, हाइपोडर्मस का अल्टरनेट नेम क्या होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है हाइपोडर्मस के। ठीक है,
तो डर्मिस के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, ठीक है बिल्कुल, इसको हम ट्रू स्किन भी कह सकते हैं और कोरियम भी कह सकते हैं। अब आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना कॉर्नियम के साथ। कॉर्नियम इन समथिंग एल्स, वो एपिडर्मस की लेयर्स में आ जाती है। कॉर्नियम सबसे बाहर वाली लेयर जो हॉर्नी लेयर होती है उसे हम कॉर्नियम कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। जबकि ये जो मैं आपको डर्मिस का अल्टरनेटिव नेम बता रही हूँ वो कोरियम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो कोरियम अलग चीज़ है, कॉर्नियम अलग चीज़ है। और उसके अलावा आपने याद रखना डर्मिस के बारे में, ट्रू स्किन होती है, इसे कोरियम भी कहते हैं, इसे ट्रू स्किन भी कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे होती है, इसमें जो ब्लड सप्लाईज और नर्व्स होती हैं बहुत अच्छे से सप्लाई होती हैं, हो रही होती हैं, और बहुत से एसेसरी स्ट्रक्चर स्किन के इसमें लाया कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, ना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये एपिडर्मस के लिए बोली जाती है। एपिडर्मस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, जबकि डर्मिस कनेक्टिव टिश्यूज को कंसिस्ट करती है। एम्ब्रियोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए डर्मिस मेसोडर्म से अराइज होती है, डराइव होती है, जबकि एपिडर्मिस एक्टोडर्म से, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन देखिएगा, मोस्ट फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर मेन सेल्स फाउंड इन डर्मिस। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो रही है जी। आई थिंक उसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही रॉन्ग है। फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स जो होते हैं वो डर्मिस के मेन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग है और चार्ली भी रॉन्ग है डर्मिस के लिए। बाकी सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो ठीक है कि ट्रू स्किन है, एपिडर्मिस के नीचे सिचुएट करती है, और इसके अलावा इसमें मीजोडर्म से अराइज हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, स्वेट ग्लैंड्स आर द मोर कॉमन टाइप एंड ओपन ऑन टू द स्किन सरफेस थ्रू टीनी पोर्स। द स्वेट प्रोड्यूस्ड हेयर इज क्लियर वाटरी फ्लूइड इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया इसे हम एक्राइन कह सकते हैं क्योंकि एक्राइन की वाटरी लिटल प्रोटीन नेचर होती है, सेक्रेशंस उसमें वाटर मौजूद होता है, NaCl मौजूद होता है, यूरिक एसिड यूरिया मौजूद होता है, और उसमें ऑर्डर नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट एक्राइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एपोक्राइन की होती तो यहाँ पर विस्कस और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग वर्ड ज़रूर यूज़ होना चाहिए था। और आपने एक और बात याद रखनी है, एपोक्राइन को आप ओडोरीफेरस ग्लैंड्स भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सेक्रेशंस। MCQ नंबर 4 देखिए, डैश इज़ द रीजन ऑफ नेल वेयर न्यू सेल्स फॉर्म कंटिन्यूली। जी, नेल्स आपकी स्किन के अपेंडिजेस में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए स्किन के अपेंडिजेस का नेल्स आ जाते हैं। उसमें नेल्स बेसिकली 6 पार्ट्स पर कंसिस्ट करते हैं। उसमें नेल प्लेट होती है, नेल बेड होता है, नेल रूट होता है, नेल मैट्रिक्स होता है, ल्यून्यूला होता है और क्यूटिकल होती है। नेल प्लेट आपकी नेल मेन स्ट्रक्चर होता है नेल का। नेल बेड वो एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पर नेल पड़ा होता है वो नेल बेड होता है, जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है, पड़ा होता है। नेल रूट आपके नेल के प्रॉक्सिमल पार्ट को नेल रूट कहते हैं। नेल मैट्रिक्स क्या होता है? नेल मैट्रिक्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ नए सेल्स कंटिन्यूअली जनरेट हो रहे होते हैं। तो आपकी राइट ऑप्शन क्या है? नेल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा ल्यून्यूला क्या होता है? ल्यून्यूला मून शेप्ड एरिया होता है प्रॉक्सिमल एंड पे। हर नेल के प्रॉक्सिमल एंड पे मून शेप्ड एरिया होता है, उसे आप ल्यून्यूला कहते हैं। और क्यूटिकल जो मैंने 6 पार्ट बताया वो यहाँ मेंशन नहीं ऑप्शंस में, वो जस्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक्सटेंशन होती है जी। MCQ नंबर 5 देखिए, द लेयर ऑफ स्किन विच इज़ एम्ब्रोलॉजिकली डिराइव फ्रॉम मीजोडम। तो मैंने आपको अभी अभी बताया स्टूडेंट्स कि मीजोडम से सिर्फ डर्मिस अराइज होती है, तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहाँ पर तो डर्मिस मेंशन ही नहीं है, अब ये तो इशू हो गया है। हमने पढ़ा डर्मिस अराइज होती है मीजोडम से, आपको पता भी है, ये आपका MCQ ठीक होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको डर्मिस नहीं दिखाई दे रही, तो सो सिंपल आप उसका अल्टरनेटिव नेम ढूंढें। अगर आपको अल्टरनेटिव नेम नहीं पता फिर आपको मसला होगा। डर्मिस को हम कोरियम भी कहते हैं, डर्मिस को हम ट्रू स्किन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोरियम आपको पता है तो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोरियम मेंशन होता, ट्रू स्किन मेंशन होता, आप उसे भी चूज़ कर सकते थे। अच्छा जी, एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ही कहते हैं, डर्मिस को कोरियम कह सकते हैं, ट्रू स्किन कह सकते हैं। हाइपोडर्मिस जो उसके नीचे डर्मिस के नीचे पड़ी होती है उसे सबक्यूटेनियस लेयर भी कह सकते हैं, और सुपरफिशियल फेशिया भी कह सकते हैं जो लूज वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज़ का बनाता है। उसके बाद जो होता है वो डीप फेशिया होता है, उसे मस्कुलरिस फेशिया या फिर विजरल फेशिया भी कह सकते हैं।
MCQ number 6, the disease in which pigment melanin, a dark pigment derived from amino acid tyrosine and secreted by melanocytes in the deep germinative layer, lost from the body. अगर मेलानिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, जो हार्मोन नॉर्मली टायरोसिन अमाइनो एसिड से डराइव होता है, और मेलानोसाइट्स जो होते हैं जो कि डीप जर्मिनेटिव लेयर में मौजूद होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एपिडर्मस की डीप जर्मिनेटिव लेयर. आपको पता है एपिडर्मस की 5 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर कॉर्नियम होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेजेल. और बेजेल को ही हम जर्मिनेटिवम भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जी तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बॉडी से लॉस होने की वजह से कौन से इशू क्रिएट हो सकता है, कौन सी डिजीज़ है. स्टूडेंट्स, अगर आपके सिलेबस में मेलानिन मेंशन है तो मतलब आपको उससे रिलेटेड हर बात पता होनी चाहिए, हर बात. तो अगर उसका बॉडी से पिगमेंट लॉस जो है वो ख़राब हो गया, वो नहीं ठीक से निकल रहा, तो फिर क्या डिजीज़ हो सकती है? विटिलिगो हो सकती है. ठीक है, मेलानोमा बेसिकली म्यूटेशन या कैंसरस कंडीशन होती है मेलानोसाइट्स की. एक्जिमा भी नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल नहीं होता मतलब डिजीज़ होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए. एक्जिमा बेसिकली आप अगर नहीं आपको ज़्यादा कुछ याद रहता तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें जस्ट डर्माटाइटस सिचुएशन होती है, मतलब स्किन में इन्फ्लामेटरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है. रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, एक्सुडेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, सीरस फ्लूइड की, गंदे पोर रिच फ्लूइड की. ठीक है, और उसमें प्रूराइटस भी इंक्लूड होता है, मतलब इचिंग फील हो रही होती है आपको. जी MCQ नंबर 7 देखिए. द हेल्थी एपिडर्मस इज फॉर्म्ड फ्रॉम. जी तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो बेजल लेयर में एपिथेलियल सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, वहाँ से नए सेल्स जनरेट हो रहे होते हैं. सबक्यूटेनियस लेयर्स रेफर्स टू, अभी मैंने डिस्कस किया, हाइपोडर्मस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कह सकते हैं और सुपरफिशियल फेशिया भी कह सकते हैं. MCQ नंबर 9, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोटैक्सिस. अब थर्मोजेनेसिस, थर्मोलाइसिस और फ्रॉस्टबाइट क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्किन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आपको हीट की सभी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. थर्मोटैक्सिस तो हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट बॉडी टेम्परेचर की, और अगर डिसिपेशन हो रही है बॉडी हीट की, से आप थर्मोलाइसिस कहते हैं. वो स्किन से हो सकती है, लंग्स के थ्रू हो सकती है और एक्सक्रीशंस के थ्रू हो सकती है. ठीक है, फिर थर्मोजेनेसिस क्या होता है? थर्मोजेनेसिस बेसिकली जेनेसिस का वर्ड जहाँ पर भी आए तो आप कहते हैं कि ये प्रोडक्शन है. ठीक है, जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस मतलब हीट की प्रोडक्शन. और फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? अगर बॉडी का एक्सपोजर हो गया बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से और सरफेस एरिया फ्रीजिंग स्टार्ट कर दिए, सरफेस एरिया ने, आप कहते हैं ये फ्रीजिंग, इस फ्रीजिंग को हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं. ठीक है, MCQ नंबर 10 देखिए. नव इम्पल्सिस जनरेटेड इन सेंसरी रिसेप्टर्स इन डर्मिस आर ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय सेंसरी नर्व्स. फ्रॉम देयर इम्पल्सिस आर कंडक्टेड टू सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम वेयर सेंसेशन आर परसीव्ड. पैसिनियन कार्पसल इज सेंसिटिव टू. जी यहाँ तक जो आपको लास्ट लाइन तक दिया गया ना स्टेटमेंट, सेकंड लास्ट लाइन तक, वो जस्ट आपके पास पैसिनियन कार्पसल से पहले स्टेटमेंट वो वैसे ही आपको परेशान करने के लिए दी गई है. वो मैंने वैसे ही मैं ऐसे भी दे सकती थी. पैसिनियन कार्पसल्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीप प्रेशर सेंसेशन के लिए, सभी ने फ़ौरन से चूज़ कर लेना था. लेकिन आपको मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन ही ऐड की है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस पर भी परेशान हो जाते हैं कि इतना लेंथी MCQ आप पता नहीं कैसे सॉल्व करना है. आपने जस्ट अपने काम की बात पढ़नी है, बाकी 8 लाइन्स हो, 10 लाइन्स हो, 12 लाइन्स हो, आपको इससे क्या कंसर्न है. इसलिए पैथो में भी मोस्टली कंफ्यूज किया जाता है इसी तरह से सिनेरियोज देके, और बायोकेमिस्ट्री में भी. ठीक है, अनाटॉमी फिजियो में इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपको अगर आ जाएँ तो डील करना आना चाहिए. आपको अपनी कंसर्न चीज़ जो है, की पॉइंट, की वर्ड, उससे ढूंढना है जस्ट, और आंसर देना है. कोई भी मसला हो इससे रिलेटेड इन 10 MCQ में, किसी भी MCQ में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, बहुत इजी थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. इंटेगुमेंट्री सिस्टम में डर्मस एपिडर्मस और यही सारी डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है जो हमने कर ली है तकरीबन.